Hello everyone, welcome to the session. You are watching Brilliant Biology and I am your educator मोनिका यादव। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मार्केंशिया की रिप्रोडक्शन और इसकी लाइफ साइकिल के बारे में। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था मार्केंशिया का मॉर्फोलॉजी और इसकी एनाटॉमी के बारे में, जो कि पार्ट 1 वीडियो है। आज ये हमारा पार्ट 2 वीडियो होगा और इसमें पूरा मार्केंशिया आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग स्टार्ट करते हैं मार्केंशिया के रिप्रोडक्शन के बारे में। मार्केंशिया के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो तरीके से देखा गया है। पहला है वेजिटेटिव और दूसरा है सेक्सुअल मेथड से। अब वेजिटेटिव मतलब प्लांट जो है उसका कोई भी पार्ट वहां से डिटैच होगा या फिर अलग होगा या कुछ ऐसे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे जो कि नए प्लांट को बना सकते हैं। ठीक है, उसमें किसी भी तरीके का फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन नहीं देखा जाएगा। और सेक्सुअल मेथड्स क्या होते हैं? सेक्सुअल मेथड्स वो होते हैं जिसमें प्रॉपर आपका एंथीडिया बनता है और आर्चिगोनिया बनता है। ये एंथीडिया और आर्चिगोनिया फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं और वहां पर आपका फ्यूजन देखा जाता है। इस वजह से ये हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक, तो पहले है हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मार्केंशिया के केस में काफी ज्यादा कॉमन है और इसमें बहुत सारे मेथड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेथड है वह है जेमा, मतलब जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया था इससे पहले कि मार्केंशिया की डॉर्सल सरफेस में आपको जेमा मिलते हैं, छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। उनका स्ट्रक्चर बड़ा पिक्यूलियर होता है क्योंकि वो क्रीसेंट शेप के होते हैं, मून हाफ मून लाइक होते हैं। उन्हीं से रिप्रोडक्शन देखा गया है। कैसे देखा गया है उसको समझने से पहले आप लोग ये वाला पिक्चर देखिए। इस पिक्चर में जो आपको ये दिख रहा है ना, ये जो मैंने अभी ग्रीन कलर से इसकी मार्जिन बनाई है, ये क्या है? ये एक क्रीसेंट शेप जेमा कप है। कप की तरह स्ट्रक्चर है, जैसे कोई कप होता है वैसे ही है। ये कैसा है? क्रीसेंट शेप हाफ मून लाइक। और इसके अंदर जो आपको ये लाइट ग्रीन कलर से दिख रहे हैं, ये जो लगे हुए हैं, ये क्या है? इसकी जेमिंग है। ठीक है, तो ये जेमा कप के अंदर क्या लगी होती है? जेमी लगी होती है और यही जेमी किसी दूसरे मार्केंशिया की प्लांट बॉडी को बनाने की कैपेबिलिटी रखती है। तो चलिए इनके बारे में देखते हैं क्या क्या है इनके बारे में। जेमा प्रोड्यूस होता है जेमा कप में, मतलब यही सिंगल जेमा है जो है आपका जेमी, ये प्रोड्यूस होता है इस कप के अंदर जो कि डॉर्सल सरफेस पे आपको देखने को मिलता है। ये जो जेमा का शेप होता है, जेमा कप का शेप भी कैसा है? क्रीसेंट शेप का है, जैसे हाफ मून लाइक होता है, स्मूथ होता है और फिम्ब्रिएट मार्जिन होती है। थोड़ी थोड़ी सी यहाँ पे आपको हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर एक जेमा की हम बात करें, मैच्योर जेमा की अगर हम बात करें, इसके अंदर जो ये लगे हुए हैं ये कैसे होते हैं? ये स्टार्क से लगे होते हैं, मतलब इनके अंदर एक छोटी सी डंडी होती है, उन्हीं डंडी से इस कप के अंदर ये अटैच होते हैं। और इनके साथ साथ में ये अकेले नहीं प्रेजेंट होते हैं, इनके साथ साथ में कुछ यहाँ पे हेयर्स भी आपको देखने को मिलते हैं जिन्हें हम लोग म्यूसिलेज हेयर्स कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें एक कप के अंदर प्रेजेंट होती हैं। साथ ही अगर हम इसमें से एक जेमा को निकाल के बाहर देखेंगे तो एक जेमा का जो स्ट्रक्चर होता है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, मतलब आप इसको अगर 20 से डिवाइड करोगे इस जेमा को इधर भी इक्वल पोर्शन आएगा, इधर भी इक्वल पोर्शन आएगा। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं बायलेटरली सिमेट्रिकल। ठीक है, इसके दो लोब होते हैं, एक फर्स्ट लोब होता है, एक सेकंड लोब होता है और बीच में ये नॉच होती है जहां से इसका ग्रोइंग पॉइंट होता है, यहीं से ग्रोथ होती है। ठीक है, साथ ही साथ ये सेंटर में थिक होता है और बाहर की तरफ थिन होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये ऑटोट्रॉफिक होता है, मतलब ये अपना खाना खुद बना सकता है। ठीक है, ये ऑटोट्रॉफिक होता है, इसके अंदर सभी प्रकार की सेल्स मिलती हैं और हर एक सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट मिलता है। एक्सेप्ट किस सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा? तो राइजोइडल सेल में और ऑयल सेल में क्लोरोप्लास्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, यहाँ पर आप डायग्राम देखो, ये कैसा बना हुआ है? क्रीसेंट शेप का बना हुआ है जेमा कप, और इसके अंदर ये जो लगे हुए हैं छोटे छोटे से, ये क्या लगे हुए हैं? जेमी लगे हुए हैं, बायलेटरी सिमेट्रिकल। ये अकेले नहीं लगे हुए, इनके साथ यहाँ पे हेयर्स भी प्रेजेंट है जिनका नाम है म्यूसिलेज हेयर। ठीक है, अब यहाँ से मैंने एक जेमी को तोड़ा तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है? देखो, ये वाला है इसका अपर लोब, ये है इसका लोअर लोब और ये इसकी डंडी है जिसे हमने स्टार्क कहा है। यहाँ पे ऑयल सेल भी मिल रही है और ये वाला इसका एरिया नॉच का है, यहीं से इसकी ग्रोथ होती है, यहीं से इसकी ग्रोइंग एरिया इसे बोला जाता है। ठीक है, एक और डायग्राम है जो कि स्लाइड का डायग्राम है, ये है आपका पूरा कप और इसके अंदर लगे हैं आपके जेमा। ठीक, अब कैसे होता है यहाँ पे, मतलब ये ग्रोथ कैसे करता है? तो कहानी ये है कि ना इसके अंदर जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं म्यूसिलेज हेयर, ये क्या करते हैं? ये पानी को यहाँ पर एब्जॉर्ब करते हैं। H2O को इन्होंने एब्जॉर्ब किया, जब पानी को ये एब्जॉर्ब करते हैं तो यहाँ पर क्या पड़ता है? प्रेशर पड़ता है। ठीक है, इस तरफ प्रेशर पड़ा और ये क्या करता है? स्वेल कर जाता है। साथ ही साथ में एक और चीज है, यहाँ पे जो जमा लगे होते हैं वो कंटिन्यू यहाँ पे ग्रोथ हो रही है जमा की, तो कुछ जमा मैच्योर बन रहे हैं और यंग जमा भी बन रहे हैं। तो नीचे से समझ लो यहाँ पर यंग जमा भी निकल रहा है। ये यंग जमा जब निकलता है नीचे से तो ये भी क्या डालता है? ऊपर की तरफ ये प्रेशर डालता है, ऊपर से पानी के सोखने की वजह से ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है। ये दोनों ही प्रेशर किस वजह से, मतलब ये काम कैसे आते हैं? ये दोनों ही प्रेशर की हेल्प से ये जो जमा यहाँ से लगा है वो क्या हो जाता है? डिटैच हो जाता है, यहाँ से निकल जाता है।
जैसे ही जमा वहां से डिटैच होता है और वो वाटर करंट में जाकर कुछ टाइम के लिए फ्लो करता है, जहां पर इसे सूटेबल सबस्ट्रेटम मिलता है वहां पर जमा जर्मिनेट करना स्टार्ट करता है। अब मान लीजिए ये यहाँ से डिटैच हुआ था और ये कहीं पर फ्लो करके पहुंचा, वहां पर जो नीचे की तरफ जो इसका अटैचमेंट होगा वो बनाएगा इसका राइजोइडल सरफेस, ठीक है, मतलब जहां से कांटेक्ट में आ रहा है सॉइल के वो वाली सरफेस बनाएगी इसकी वेंट्रल सरफेस, और ऊपर वाला इसका बना देगा डॉर्सल सरफेस। इस तरीके से ये जमा यहाँ पे ग्रोथ कर लेगा। अब क्वेश्चन क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा इस पॉइंट से कि अगर मान लीजिए एक जमा यहाँ से डिटैच होकर गिरा तो एक जमा से कितनी थैलस बनती है। तो आपको याद रखना अ सिंगल जमा कैन फॉर्म अ 2 थैलस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है कि एक जमा से, सिंगल जमा से 2 थैलस बनती है। अगर वो जमा मेल बॉडी का है, मतलब मेल थैलस से गिरा है तो वो मेल प्लांट को बनाएगा, अगर वो जमा फीमेल थैलस से गिरा है तो वो फीमेल प्लांट को बनाएगा। इस तरीके से होता है जमा का मतलब जमा से होता है मार्केंशिया का रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट जो मेथड है उसमें क्या होता है, डेथ एंड डिके ऑफ द ओल्डर पोर्शन, और थैलस का फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। मतलब थैलस बड़ी है, किसी तरीके से उसका छोटा सा पार्ट टूट गया है या उसका कोई पार्ट ओल्डर हो गया, वो वहां से डिटैच हो गया, डिके हो गया, तो कुछ टाइम के बाद जब उसको सुटेबल कंडीशन मिलेंगी तो फिर से वो ग्रोथ करके नई इंडिपेंडेंट थैलस को वहां पर वो बना देता है। ठीक है, फिर एडवेंटिशियस ब्रांचेस देखी गई है कुछ स्पीशीज में कि वो निकलती हैं और नई थैलस का निर्माण करती हैं जब वो वहां से डिटैच हो जाती हैं। ये थे इसके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है मार्केंशिया में, इसमें जो रिप्रोडक्शन है वो है ओगेमस टाइप का रिप्रोडक्शन, और सारी की सारी स्पीशीज इसकी डायशियस नेचर की होती हैं। डायशियस का मतलब क्या है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव बॉडीज हैं वो अलग थैलस पे ग्रो कर रही होंगी, अलग ब्रांच पे, जिसको हम कहेंगे एंथ्रीडिया, और जो फीमेल पार्ट होगा आर्चिगोनिया। ये दोनों ही अपनी अपनी मॉडिफाइड लेटरल ब्रांचेस पे ग्रो कर रही होंगी। जिस ब्रांच पे एंथ्रीडिया ग्रो करेगा वो होगा एंथ्रीडियोफोर, और जिस ब्रांच पे आर्चिगोनिया डेवलप करेगा वो होगा आपका आर्चिगोनियोफोर, या फिर इसे हम कहेंगे कार्पोसिफेलम। ठीक है, यहाँ पे आर्चिगोनियोफोर को एक और नाम दिया गया है कार्पोसिफेलम। ये टर्म आपको कहीं दिख जाए तो आप ये मत सोचना कि कभी आपने सुना नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग डायग्राम में देखो, ये थैलस ए वाला डायग्राम देखिएगा और इधर इस तरफ बी वाला डायग्राम देखिएगा। ए वाले डायग्राम में आप देखो ये थैलस यहाँ पर पूरी प्रोस्टेट जमीन में ग्रो कर रही है, और ये इसका ऊपर वाला डॉर्सल साइड है। ये कौन सा साइड है, इसका डॉर्सल साइड है। अब डॉर्सल साइड में आप देखोगे यहाँ से कुछ ऐसे उठते हुई डंडियां गई हैं। इन डंडियों क्या कह रहे हैं, इन डंडियों को कह रहे हैं एंथ्रीडियोफोर। फोर जहां पर आ गया इसका मतलब है पिलर की बात हो रही है, किसी तरीके का स्ट्रक्चर है खंबा टाइप का, उसकी बात हो रही है। अब ऊपर देखो ये क्या दिख रही है आपको, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है। ठीक है, स्टार शेप का ये डिस्क है, स्टार शेप डिस्क। ये क्या कहलाएगा, ये एंथ्रीडियल, पूरे इसके अंदर चैम्बर होंगे और इसके अंदर एंथ्रीडिया लगे होंगे। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है एंथ्रीडियोफोर का। वहीं दूसरी तरफ देखो यहाँ पर भी सेम वही चीज है, ऊपर की तरफ डंडी गई है, ये कहलाएगी आपकी आर्चिगोनियोफोर। और यहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे अम्ब्रेला होता है ना फिंगर लाइक, वैसे स्ट्रक्चर है, और हर एक फिंगर के बेस पे यहाँ पे क्या लगी होंगी आपकी आर्चिगोनिया लगे होंगे। तो ये मॉर्फोलॉजी में डिफरेंस आप देख के भी पता लगा सकते हो। अगर स्टार शेप का स्ट्रक्चर फ्लावर की लाइक का दिख रहा है तो वो एंथ्रीडिया उसके अंदर है, एंथ्रीडियोफोर है। अगर ऐसे लोब लाइक फिंगर लाइक निकलता हुआ नीचे से लटका हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है तो वो आर्चिगोनियोफोर है, और इसके अंदर आपको आर्चिगोनिया देखने को मिलेगा। अब पढ़ते हैं हम लोग इसके बारे में। देखिए जैसे ये वाला स्ट्रक्चर है, ये आपको स्टार शेप का दिख रहा है, कोई लोब नहीं इसमें लटकता हुआ दिख रहा है, तो ये क्या है आपका एंथ्रीडियोफोर है। अब इसके अंदर क्या होता है, एंथ्रीडियोफोर लगभग 1 से 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये डिस्क यूजुअली 8 लोब की होती है, बट इन मार्केंशिया जेमिनाटा ये 4 लोब की होती है। थोड़ा सा स्पेसिफिक पॉइंट है, आप लोग याद रखना चाहो तो रख सकते हो कि जनरली ये जो लोब है ये कितने नंबर के होते हैं, 8 नंबर के होते हैं, लेकिन जेमिनाटा स्पीशीज में 4 आपको ये लोब देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब ये लोब कैसे क्रिएट हो गए, ये हो गए हैं डाइकोटोमस की वजह से, क्योंकि ये नेचर कैसा था थैलस का, डाइकोटोमस ब्रांचिंग हो रही थी, उसी की वजह से ये करके यहाँ पर लोब क्रिएट हो गए। जब हम इसका यहाँ पे सेक्शन काटेंगे तो इसके अंदर आपको एयर चैम्बर्स भी देखने को मिलेंगे और एंथ्रीडियल चैम्बर्स भी अल्टरनेट मैनर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, एयर चैम्बर्स किसके लिए होंगे, गैस का पास एक्सचेंज के लिए होंगे, जो ऊपर की तरफ खुल रहे होंगे ओस्टियोल की ओपनिंग से। और एंथ्रीडियल चैम्बर में आपको क्या मिलेगा, उसके अंदर आपको एंथ्रीडिया मिलेगा। अब यहाँ पे जो एंथ्रीडिया ग्रो कर रहा है वो कैसे एक्रोपेटल सेशन में ग्रो कर रहा है, इसका मतलब है जो सबसे पुराना सबसे बड़ा एंथ्रीडिया होगा वो आपको सेंटर की तरफ मिलेगा, और जो अभी अभी यंग बनना स्टार्ट हुआ है वो आपको मार्जिन्स में देखने को मिलेगा। ठीक, यहाँ पे भी पिक्चर है, ये सेक्शन जब हमने काटा तो यहाँ पर आपको क्या मिला, पूरा एंथ्रीडियल चैम्बर देखने को मिला। इनके बीच बीच में यहाँ पर एयर चैम्बर भी प्रेजेंट है, और उसके
अल्टरनेट मैनर में एंथीडियल चैम्बर प्रेजेंट है। इस चीज को आप और यहाँ पे क्लियर देख सकते हो, ये पूरा स्टार शेप डिस्क थी। अब देखो बीच बीच में एयर चैम्बर है जहाँ पे फोटोसिंथेटिक फिलामेंट है, ऊपर की तरफ एयर पोर से ये खुल रहे हैं। वहीं इनके बीच में क्या है अल्टरनेट मैनर में, ये आपके एंथीडियल चैम्बर है जिसके अंदर एंथीडिया प्रेजेंट है। अब आप खुद देख सकते हो सेंटर वाले एंथीडिया आपको लार्ज दिख रहे हैं, बड़े दिख रहे हैं, वहीं किनारे पेरीफेरी वाले आपको स्मॉल दिख रहे हैं। स्मॉल क्यों है? क्योंकि वो अभी यंग है और जो सेंटर वाले हैं वो मैच्योर हो चुके हैं, वो ओल्ड हैं। ठीक है, ये आपको एंथीडिया यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर अगर हम एक एंथीडिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो एक एंथीडिया में ये उसकी डंडी होती है जिसे हम स्टाक कहते हैं, और इसका ये ग्लोबोज हेड होता है। ठीक है, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। बाहर की तरफ जो प्रेजेंट है वो स्टेराइल जैकेट लेयर प्रेजेंट होती है, और अंदर की तरफ आपको फर्टाइल एंड्रोसाइट मदर सेल देखने को मिलती है। ये जो अंदर वाला पूरा टिश्यू है जो मैंने पर्पल कलर से यहाँ पे हाईलाइट किया, ये सारा का सारा कन्वर्ट हो जाएगा आपको किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स में। जब ये मेटामॉर्फोसिस करेगा तब यहाँ से एंथ्रोजॉइड्स निकलेंगे। सेम उसी तरीके से ये वाली पिक्चर देखो, यहाँ पे देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लटके हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है? किसका स्ट्रक्चर है? आर्चिगोनिया या कार्पोसिफेलम का स्ट्रक्चर है। अब जब हमने यहाँ से इसका एलएस काटा तो इसमें भी आप देखो यहाँ पर एयर पोर तो प्रेजेंट है, एयर चैम्बर होता है जिसके अंदर फोटोसिंथेटिक फिलामेंट है, और इसके लोब में बेस से क्या अटैच है? यहाँ पर आपके आर्चिगोनिया अटैच होते हैं। ठीक है, एक आर्चिगोनिया अगर हम निकाल के बाहर देखेंगे तो आर्चिगोनिया का कुछ स्ट्रक्चर फ्लास्क शेप का होता है। ठीक है, इसके पास क्या प्रेजेंट होती है? इसके पास प्रेजेंट होती है नेक कैनाल सेल, वेंटर कैनाल सेल और एग सेल। एग सेल ये दिख रही है आपको, नीचे की तरफ इसकी एग सेल प्रेजेंट होती है। जस्ट ऊपर छोटी वाली सेल वेंटर कैनाल सेल होती है, और ये जो ऊपर लाइन से लगी है ये सारी होती है इसकी नेक कैनाल सेल। ये होता है आपका आर्चिगोनिया का मतलब कैसे प्रेजेंट होता है आर्चिगोनिया। ठीक है, सो अब एंथीडिया देख लिया, आर्चिगोनिया देख लिया। आर्चिगोनिया के पास एग होता है, एंथीडिया के पास एंथ्रोजॉइड होता है। तो अब बात करेंगे हम लोग फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन के लिए क्या जरूरी है? फर्टिलाइजेशन के लिए पानी होना वहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी है। और मार्केंशिया की स्पीसीज कैसी हैं? वैसे भी डायशियस है। तो जब मेल एंड फीमेल आसपास में ग्रोथ हो रही होगी थैलेस की, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा कि उनका फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो जाए। ठीक है, उसमें क्या होता है? एंथ्रोजॉइड आपका जो होता है बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड, ये स्विम करके आता है किसके पास? आता है आपकी आर्चिगोनिया के पास, जहाँ पर उसकी नेक प्रेजेंट होती है, और उसकी नेक पे आके ये एंथ्रोजॉइड आपका बैठ जाता है। फिर यहाँ से कुछ म्यूसिलस सिक्रीट होता है जिसकी वजह से जो अंदर की नेक कैनाल सेल है वो डिसॉल्व्यूट हो जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है, और एक रास्ता बन जाता है एंथ्रोजॉइड को अंदर जाने के लिए। एंथ्रोजॉइड अंदर की तरफ जाता है, मूवमेंट करता है, बहुत सारा वहां पर कुछ सब्सटेंस भी सिक्रीट होता है, और साथ ही साथ जब वो अंदर की तरफ जा रहा होता है, वैसे तो वहां पर बहुत सारे एंथ्रोजॉइड होते हैं लेकिन कोई एक ही सक्सेसफुल अंदर की तरफ जाता है और एग तक पहुंच पाता है। आर्चिगोनिया के अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट था? यहाँ पे एग प्रेजेंट था, और कोई एक ही पहुंच पाता है यहाँ पर। वो अपने न्यूक्लियस को ट्रांसफर करता है और वहां पर क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन हो जाता है। यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होता है वो स्प्लैश कप मैकेनिज्म से होता है। यहाँ से एमसीक्यू आपका बन सकता है कि स्प्लैश कप मैकेनिज्म कहाँ पर मिलती है, तो वो आपकी मार्केंशिया में देखने को मिलती है। उसके बाद फ्यूजन हो जाएगा पूरे मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस का, और रिजल्टेंट क्या बनेगा? आपका जाइगोट बनेगा जिसका नेचर डिप्लॉइड होगा। तो इसका मतलब है फर्टिलाइजेशन से पहले वाली जितनी स्टेज थी वो हैप्लॉइड थी, यहाँ पर आपको गैमेटोफिटिक जनरेशन मिल रही थी, लेकिन जैसे ही जाइगोट बनेगा गैमेटोफिटिक फेज का एंड हो जाएगा और अब आपकी स्टार्ट हो जाएगी स्पोरोफिटिक फेज, जो कि होती है आपकी डिप्लॉइड। और यही स्पोरोफिटिक फेज डिप्लॉइड फेज क्या बनाएगी? कैप्सूल बनाएगी, और जिसके अंदर आप फिर से हैप्लॉइड स्पोर्स आपके इसमें निकलेंगे। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर ये जाइगोट हमारा बन गया था। इस जाइगोट में डिवीजन होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन। एक ऊपर की तरफ सेल बनेगी और एक नीचे की तरफ सेल बनेगी। ऊपर की तरफ जो सेल बनेगी वो हाइपोबेसल है, नीचे की तरफ जो सेल बनेगी वो एपीबेसल है। ऐसे इसमें बहुत सारे डिवीजन होगा। पहले क्वाड्रेंट एम्ब्रियो बनेगा, फिर ऑक्टेंट बनेगा, मतलब 8 बार इसका सेल डिवाइड हुआ तो वो ऑक्टेंट हो गया। इसी तरीके से मल्टीपल डिवीजन होंगे, और लास्ट में जो आपको स्ट्रक्चर मिलेगा वो एक डी जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो मिलेगा। इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें जो आपको बाहर की तरफ ये रेड कलर वाली जो सेल्स मिलेंगी ये कहलाएंगी आपकी एम्फीथीशियम। ठीक है, वहीं जो आपको अंदर की तरफ ये वाली जो सेल्स मिल रही हैं ये कहलाएंगी आपकी एंडोथीशियम। और साथ ही साथ जो वेंटर मैंने बताया था ना कि आर्चिगोनिया में वेंटर प्रेजेंट है, वो वेंटर अपने आप को डेवलप कर लेगा एक प्रोटेक्शन लेयर में जो पर्पल कलर से मैंने बनाया है, और इसे हम कहेंगे केलिप्ट्रा। ठीक है, और सबसे बाहर की तरफ क्या मिलेगा? आपको पेरिगाइनियम मिलेगा। ये स्ट्रक्चर इतना मिलता है आपको मार्केंशिया के स्पोरोफाइट में। अब आप देखो यहाँ पर जो इसका स्पोरोफाइट होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फुट, सीटा एंड कैप्सूल में। मतलब ये जहां से अटैच है स्पोरोफाइट, ये रीजन क्या कहलाएगा? अटैचमेंट वाला कहलाएगा फुट।
ठीक है। बीच का ये जो जॉइंट कनेक्शन है ये क्या कहलाएगा, सीटा। और ये जो आपको बड़ा सा ये एकदम गुब्बारे के जैसा दिख रहा होगा ये क्या कहलाएगा, कैप्सूल कहलाएगा। तो मार्केंशिया में फुट, सीटा, कैप्सूल सब प्रेजेंट होता है। इसी कैप्सूल के अंदर आपके स्पोरोजेनस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जो कि स्पोर्स को बनाने का काम करेंगे, ठीक। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर कि कैसे स्पोर्स बनते हैं, तो ज़रा ये वाला आप लोग डायग्राम देखिए, इससे और आपको समझ में आएगा। यहाँ पर अगेन ये फुट दिखाया गया है, यहाँ पे सीटा है और ये कैलिप्ट्रा है जो कि वेंटर से बना, और ये कैप्सूल की वॉल है। अब इसमें क्या होते हैं, इसमें इस कैप्सूल में इनिशियली क्या होता है, यहाँ पर आपकी स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। स्पोर मदर सेल्स के अंदर क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है, और मियोसिस डिवीजन के बाद यहाँ पर आपके 4 स्पोर्स बन के रेडी होते हैं। इन 4 स्पोर्स के साथ कुछ और स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनका नाम है यहाँ पर इलेटर्स। तो क्वेश्चन बनता है मार्केंशिया में क्या मिलते हैं, मार्केंशिया में आपको इलेटर्स मिलते हैं। जैसे कि रिक्सिया में आपको नर्स सेल मिल रही थी, उसी तरीके से मार्केंशिया में इलेटर्स मिलेंगे। ये इलेटर्स कैसे होते हैं, इनके अंदर स्पाइरल थिकनिंग प्रेजेंट होती है और ये स्पोर्स के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, ठीक। सो अगर हम बात करें एक एक स्ट्रक्चर की, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फुट की। फुट कैसा होता है, बल्बस होता है, मल्टी सेलुलर होता है। ये है फुट वाला रीजन, ये धसा हुआ पूरा रीजन होता है, एक एंकरिंग और एब्जॉर्बिंग ऑर्गन का काम करता है। गैमेटोफाइट के पास क्योंकि क्लोरोप्लास्ट था, है ना, तो वो खाना बना रही थी अपना, लेकिन जो स्पोरोफाइट होता है ना उसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं करके खाना नहीं बना पाती है। तो स्पोरोफाइट को डिपेंड होना पड़ता है गैमेटोफाइट पे, मतलब इस स्पोरोफाइट को इस गैमेटोफाइट पे डिपेंड होना पड़ेगा। तो ये इससे खाना लेगी, खाना कौन एब्जॉर्ब करता है, यही फुट एब्जॉर्ब करता है। फिर सीटा, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है सीटा का स्ट्रक्चर। सीटा क्या है, एक कनेक्शन की तरह काम करता है फुट और कैप्सूल के बीच में। फुट से खाना लेता है, कैप्सूल तक पहुंचाता है, ठीक है। ये काम करता है सीटा का। साथ ही साथ यहाँ पर प्रोटेक्टिंग लेयर्स भी प्रेजेंट होती हैं, कैलिप्ट्रा, पेरिगाइनम एंड पेरिकीटियम। फिर जो मेन है इसका हीरो वो है हमारा कैप्सूल, मतलब ये वाला जो है पूरा स्ट्रक्चर ये इसको कैप्सूल कहते हैं। ओवल शेप का होता है और इसके अंदर क्या भरे होते हैं, इसके अंदर स्पोर्स एंड इलेटर्स इसके अंदर भरे होते हैं। लगभग यहाँ पे आप नंबर देख सकते हो, इतने लगभग स्पोर्स इसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं और 128 स्पोर्स आर रिलेशन टू 1 इलेटर। एक इलेटर के पास इतने सारे स्पोर्स लगे होते हैं। जब एक इलेटर बाहर निकलेगा तो कितने सारे स्पोर्स को लेकर निकलेगा। यहाँ पे आप इलेटर का स्ट्रक्चर देखो, जैसे रस्सी नहीं होती उस तरीके से इसके अंदर स्पाइरल थिकनिंग है और ये गोल्डन कलर के आपके स्पोर्स है जिनके अंदर ट्राइलेट मार्किंग देखा जाता है। अब ये स्पोर्स क्या करेंगे, जैसे ही सीटा इलोंगेट करेगा वो कैप्सूल को पुश करेगा हवा की तरफ, प्रोटेक्टिंग जो लेयर थी वो सारी की सारी टूट जाएंगी और कैप्सूल की जो वॉल है वो डहीस कर जाएगी एपेक्स की तरफ से। और वहां पे क्या होगा, सारे के सारे इलेटर्स जब बाहर निकलेंगे तो वो साथ में अपने स्पोर्स को भी लेके निकलेंगे। ड्राई वेदर में क्या होता है, इलेटर्स जो होते हैं वो पानी को लॉस करते हैं और ट्विस्टेड हो जाते हैं। एटमॉस्फेयर जब वेट होता है तो वो फिर से अनट्विस्ट हो जाते हैं क्योंकि पानी को फिर से ले लेते हैं और इसको हम लोग जर्किंग एक्शन बोलते हैं। तो यहाँ से ये भी आ सकता है कि जर्किंग एक्शन क्या है, मतलब जब सूखा है तो पानी को रिलीज करके अपने आप को मोड़ लिए, पानी आया फिर से पानी को अब्सॉर्ब करे, अपने आप को फिर से वेट करके अनट्विस्टेड हो गए। तो ये होता है जर्किंग एक्शन। और यहाँ पे जो स्पोर मास अपना मतलब जो बाहर निकलता है वो कैसे निकलता है, एयर करंट के थ्रू स्पोर का डिसेमिनेशन देखा गया है, ठीक है। फिर अगर स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर की बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हैप्लॉइड होता है क्योंकि ये पहली गैमेटोफिटिक जनरेशन है। ग्लोबोज होता है, इसकी 2 वॉल होती हैं, बाहर की तरफ एक्सोस्पोर और अंदर की तरफ क्या होती है, इंडोस्पोर या इंटाइन होती है, ठीक है। इंटाइन से ही आपकी जर्म ट्यूब निकलेगी, जब जमीन में वो गिरेगा स्पोर जर्मिनेट करेगा तो वहां पर नया थैलस आपका मार्केंशिया का तैयार हो जाएगा। ये थे इसका रिप्रोडक्शन। अब हम लोग लास्ट में एक सम अप करते हैं इसकी लाइफ साइकिल से। यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें दिखाया गया है, यहाँ पर ये फीमेल थैलस है इस जगह पर और ये मेल थैलस है। दोनों का पास होना बहुत जरूरी है, ठीक है। पास नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। इसके पास लगे हैं आपके एंथ्रीडियोफोर और इसके पास लगे हैं लोब लाइक आर्चिगोनियोफोर। इस एंथ्रीडियोफोर में क्या प्रेजेंट है, एंथ्रीडियम प्रेजेंट है और आर्चिगोनियोफोर में क्या प्रेजेंट है, आपका एग प्रेजेंट है। अब ये यहाँ से निकला, ठीक है, एंथ्रोजॉइड निकला, स्विम करके आया आर्चिगोनिया के पास, इसके वेंटर को क्रॉस करके एग सेल तक पहुंचा और ये फर्टिलाइजेशन हो गया। यहाँ तक था आपका हैप्लॉइड फेज, गैमेटोफिटिक फेज। लेकिन जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ अब यहाँ पे बन गया है जाइगोट और ये आपकी 2N फेज, स्पोरोफिटिक फेज। अब ये जाइगोट डेवलप करेगा एम्ब्रियो में और एम्ब्रियो फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा आपका स्पोरोफाइट में, जिसके पास फुट है, सीटा है और कैप्सूल है। फुट काम कर रहा है एब्जॉर्बिंग का और एंकरिंग का, सीटा कनेक्शन का काम करता है और कैप्सूल के अंदर स्पोर्स भरे होते हैं, इलेटर्स भरे होते हैं जो कि मियोसिस की हेल्प से बने हैं। अगेन यहाँ से डिप्लॉइड फेज खत्म हो गई, यहाँ से हैप्लॉइड फेज स्टार्ट हो गई है। ये स्पोर्स और इलेटर्स बाहर निकलते हैं, जर्मिनेट करके नई मार्केंशिया की प्लांट को बना देते हैं। सो ये था मार्केंशिया के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने साथ में आपको हाईलाइट कर दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिएगा एंड कीप वॉचिंग गाइस। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।